हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आ चुके हैं वापस 11th की नई वीडियो लेके। 11th इकोनॉमिक्स नया चैप्टर, नई वीडियो आपके सामने आ चुकी है। चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये वन शॉट वीडियो होगी आपकी, जो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले नई वीडियो आ चुकी है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों को शेयर किया करो, मज़ा आता है यार। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नए नए फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। 2 चैप्टर और रह गए हैं इन सितंबर में ही हम अपना इकोनॉमिक्स का 11th का सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। एट द एंड आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, लेकिन उससे पहले सितंबर तक सारा सिलेबस, बेशक आपका स्कूल 4 चैप्टर 3 चैप्टर पर पहुंचा हो, हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे जो भी हमसे पढ़ के निकले, जब मैम उनको खड़ा करे या सर उनको खड़ा करे क्लास में कि इसका मतलब बताओ, आप लोग हाथ खड़ा करो कि हाँ मुझको पता है। हमको YouTube से प्रणव सर ने पहले ही चीज़ों के बारे में बता दिया है, हमको सब आता है, हमें अपनी वरी नहीं है। तो अब आपको एक छोटा सा इंट्रो देखेगा और हम मिलेंगे इंट्रो के बाद। आ जाओ, स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। इंडिया की एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कैसे रही है, इनफॉर्मलाइजेशन कैसे हुई है, उसके साथ साथ उनके अदर इश्यूज, जो अभी इश्यूज चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में, उनमें कहाँ कहाँ असर आ रहा है। चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, वर्कर क्या होता है, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स में फ़र्क क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। उसके साथ साथ ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है अभी, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, महात्मा गांधी जी का एक प्यारा सा कोट है, उसको पढ़ेंगे। वॉट आई ऑब्जेक्ट टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी, नॉट मशीनरी एज सच। मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे को मशीनें जो हैं, मशीन जैसे चलती है उसकी वर्किंग अच्छी है, बट मुझे एक मशीन में पूरा इफेक्ट नहीं लगता है, मशीन मुझे इतना इंप्रेस नहीं करती, इतनी उसकी वर्किंग करती है। मतलब वो कहना चाहते थे कि हाँ भाई, अगर मशीनरी आज़ादा आ जाएगी हिंदुस्तान में, अगर हम लोग मशीन मेड गुड्स पे बनाना शुरू कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं होगी। उनका कहने का मतलब सिंपल ये था, ये कहते थे विलेज इकोनॉमीज के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लेकिन इतनी मशीनें ना लगाएं, ताकि इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी उस वजह से हमें इशू आ जाएगा, लोग इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं करवाएंगे। ये उनका कहने का कोर्ट में मतलब है। द क्रेज इज फॉर व्हाट दे कॉल लेबर सेविंग मशीनरी, कि हाँ भाई ऐसी जगह जो काफ़ी रिस्की है, जहाँ पर हमको लगता है कि मॉडर्न आइडियाज़ यूज़ होंगे, वहाँ मशीन लगा लो, हर जगह मत लगाओ। Men go on saving labor till thousands and are without work and throw on the open streets to die for starvation. महात्मा गांधी जी हमारे ये कहते थे, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, हमारे बापू। चैप्टर स्टार्ट होता है एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आपकी बुक के अंदर ना पैराग्राफ्स में चीज़ दी होती है। आई प्रेफर कि मैं आपके लिए एक नॉर्मल सी एक छोटी सी पीपीटी बनाऊं, जिसमें आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो, एंड इन योर एग्जाम्स, इन योर ओवरऑल लाइफ डेवलपमेंट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। यू नो द कंसेप्ट वेरी वेल, आप अपने हिसाब से आंसर फ्रेम कर सकते हो। इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी टू द पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस आप कंसेप्ट समझो, अपने हिसाब से अपने व्यूज लिखो, क्या कहना चाहते हैं। तो इंट्रोड्यूस किया चैप्टर को एम्प्लॉयमेंट से कि पीपल डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, लोग तो बहुत काम करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स, फैक्ट्रीज, कुछ बैंक जाते हैं, कुछ का अपना बिजनेस है, और आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हो गया वर्क फ्रॉम होम का आफ्टर कोविड। कोविड के अंदर क्या हुआ, पहले टाइम तो लोगों को समझ नहीं आया कैसे चलना है। उसके बाद जब पता चला कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, आप घर बैठ के अपने लैपटॉप के थ्रू सारे काम कर सकते हो। इवन दो घर बैठ के आप लोग हैंडलूम सेक्टर को कर सकते हो, कपड़े बनवा लो भाई घर पे, आप घर पे पॉटरी बना लो। इसके साथ साथ आप आईटी के काम भी वर्क फ्रॉम होम में कर सकते हो। देखो एडवर्टीजमेंट, आजकल प्रमोशंस होते हैं, जैसे मैं घर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम। ये भी तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ताकि आपको एजुकेशन वीडियोस मिलती रहे ऑन द टाइम। ये सब भी होना चाहिए। उसके साथ साथ ये बात की गई है कि अर्लियर क्या होता था, पहले के टाइम पे जो बंदा फैक्ट्री जाता था उसको हम वर्कर बोलते थे। आज के टाइम पे क्या मैं वर्कर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग यार, और मैं काम क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना, इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन सिटीज वेयर whereas now technology has enabled people to produce those factory based goods at home। हम घर पे करो, विलेजेस में करो, जहाँ मर्जी करो, काम होना चाहिए भाई, वो चीज़ से मतलब हमको। आजकल हम देखते हैं, जैसे मैं पीपीटी बनाता हूँ घर बैठ के, क्या मैं अपने किसी को बोल सकता हूँ वो घर बैठ के मेरे लिए पीपीटी भी तो बना सकता है। वो ही कैन मेक कंटेंट फॉर मी, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन मेक रील्स फॉर मी, वो सब भी हो सकता है।
वो सब भी है। एंड सर पर क्यों काम कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं? इट इज सिंपल टू अर्न अ लिविंग, कि हाँ भाई वी आर अर्निंग अ लिविंग बाय डूइंग अ वर्क। अब देखो ना, क्या हम कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये अमीर बाप का लड़का है, इसने अपने पापा से इनहेरिट कर लिया सब कुछ, अपने पापा से सब कुछ मिल गया। क्या वो इतना अपने आप को खुश नहीं महसूस होता? लेकिन मैं अगर बोलता हूँ ना कि हाँ भाई मैंने अपने आप को खुद में जॉब करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, आई फील वर्दी, सो दैट्स वाई पीपल वर्क फॉर मनी। पैसा तो है लिविंग के लिए, बट दे वर्क फॉर सेल्फ वर्थ, दे वर्क फॉर रिस्पेक्ट, कि हाँ भाई अब मेरी वीडियोस आप देखोगे, यू विल रिस्पेक्ट मी। ऑब्वियसली आप बोलोगे यार हमारे सर हैं वो हमको पढ़ाते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, एक मेरे अंदर खुशी आती है, मेरे को सेंस ऑफ एप्रिसिएशन मिलती है, मुझे खुशी मिलती है वो चीज़ करने में। मुझे जब लोग बोलते हैं कि हाँ यार सर आप पढ़ा रहे हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, ये भी तो चीज़ है, इसके लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये बात की हुई है कि एवरी वर्किंग पर्सन, अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द GDP, टू द नेशनल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बताओ कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को अर्निंग हो रही है, मेरे को जो पैसे आ रहे हैं मैं उससे सामान खरीद रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, वो पैसे मैं आटा ले रहा हूँ, चावल ले रहा हूँ, उस पैसे से मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो भी सब मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ वो पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो पैसा तो मेरे को मिल रहा है, उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि पेट्रोल डलाता हूँ बाइक पे, गाड़ी में, वो भी मेरा पैसा बाहर खर्चे जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एजुकेशन में हेल्प कर रहा हूँ, आपकी लिटरेसी बढ़ा रहा हूँ अपने इंडिया की, मैं उधर भी तो हेल्प कर रहा हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी तो हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग अच्छा पढ़े लिखोगे, अच्छी नौकरी लगेगी आपकी, अच्छे इतना अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, कल को अच्छा अर्निंग होगी आपकी, करियर ऑप्शंस तो बहुत है। ये सब भी तो मैं कर रहा हूँ कि हाँ भाई एवरी वर्किंग पर्सन एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक ये चीज़ है। अब इसके सिवाय अगर मैं लोगों की इंप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ता हूँ, आई लर्न अबाउट कि हाँ भाई वो इंसान क्या कर रहा है, हाउ इज ही अर्निंग, वो कैसे काम कर रहा है, उसके साथ साथ मैं उसको क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्री का जान सकता हूँ कि स्किल्ड लोग कितने हैं, अनस्किल्ड लोग कितने हैं वो। दूसरा, प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के अपने कर सकता हूँ। तीसरा, कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देख सकता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्री ने कितना किया है। सर्विस इंडस्ट्री मतलब कि जहाँ पर टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर हमारे मशीनरी वगैरह लगी है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ से मैं नेचुरल रिसोर्सेज में से सामान निकाल रहा हूँ, उन वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ कितनी है वो मैं जान सकता हूँ। साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प अस टू एड्रेस मेनी सोशल इशूज सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस या चाइल्ड लेबर। अब ऑब्वियसली मैं आप देखते हैं रोड साइड जाते हैं, ढाबों में छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, वो चीज़ भी हमें पता चलती है भाई चाइल्ड लेबर हो रहा है, क्या हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक बंदे को 8 आवर्स अ डे अलाउड है काम करना, ठीक है ना, वो हम लोग से 10 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहा है, उसके लिए पैसे भी नहीं दे रहे, वो चीज़ भी नहीं हो रही है। वो सब एम्प्लॉयमेंट हमको हेल्प करता है जानने में। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इसमें दो वर्ड आपको पहले जानना जरूरी है, एक होता है GDP, एक होता है GNP। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फर्क क्या, देखो मैं अपना भारत देश, मेरा भारत महान, सॉरी फॉर द डायग्राम, मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं बने, थोड़ा सा मैं अच्छा बना ही लेता हूँ यार, पता नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ से हम ट्राई करेंगे कैसा बनता है, फिर हम देखते हैं। भाई एक डायग्राम ही है, तुम कुछ लोग मजाक उड़ा लेते हैं यार, ठीक है। अब ये मेरा भारत महान है, एक नॉर्मल सा मैंने बना के आपको दिखाया है। अब ये जो मेरा भारत महान है ना, सॉरी इधर से ना थोड़ा सा ऐसा होता है इंडिया, याद आ गया मेरे को ठीक है, ये थोड़ा इंडिया थोड़ा यहाँ से ऐसा होता है। तो अब होता गया, देखो कोई भी चीज़ जैसे कि मैं अपनी इंडिया की नेशनल बाउंड्री के अंदर बना रहा हूँ, ये इंडिया की नेशनल बाउंड्री है मेरी, इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ, इट मीन्स कि हाँ भाई ये मेरे देश का GDP है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरे इंडिया में 50,000 kg आटा उगता है, एग्जाम्पल है। अगर मैं अपने बोलूँ कि मैं GDP बताऊंगा, मैं क्या बोलूँगा, 50,000 किलो, मैं बोलूँगा कि आटे की वैल्यू 30 रुपये के हिसाब से है या 40 के हिसाब से है, 50 रुपये के हिसाब से, मैं बोलता हूँ 1 किलो आटा 50 रुपये का, 1 kg, तो इट मीन्स तो 50,000 किलो कितना जगह हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4 5 25, मतलब कि मैं बोलता हूँ 25 लाख रुपए की GDP है मेरे देश की। मतलब कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, वो GDP होता है। अगर मैं अपने इधर देश की बात कर रहा हूं, सिर्फ देश की बाउंड्री के अंदर, इंडिया की GDP इतनी है बस,
और वो सामान इंक्लूड कर रहा हूँ फाइनल गुड्स, मतलब कि जो फाइनल कंजम्पशन के लिए मिल रहे हैं आपको, उनकी बात करते हुए मैं बोल रहा हूँ जीडीपी। 12th में आपको पूरा कंसेप्ट आएगा कि इसको कैसे निकालते हैं फॉर्मूलाज के साथ। अभी एक बेसिक आइडिया याद करो, जीडीपी क्या है कि जो भी सामान इंडिया की नेशनल बाउंड्री में बन रहा है उसकी जो फाइनल वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स उसको जीडीपी बोला जाता है। दैट्स इट। इसी के साथ अगर मैं बोलूं जीएनपी क्या है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर मैं इंडिया के अंदर नेशनल बाउंड्री के साथ साथ मैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स भी काउंट करूंगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं अपने देश में सामान दूसरे देश से मंगवाता हूं, जैसे अभी मैं देखता हूं कुछ यूट्यूबर्स बाहर से गाड़ी मंगवाते हैं जो इंडिया में नहीं है, सुपरा मंगवाई है एक ने, कुछ बाइक्स मंगाई हैं किसी ने, लेकिन जो इंडिया में नहीं बनती, जो बाहर से आती है, वो इंपोर्ट होता है देश में। वो जो इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, उसको और उसके साथ कुछ देश का सामान जो बाहर जाता है, जैसे कि यहाँ की कोई गाड़ियाँ हैं जो यहाँ प्रोड्यूस होती है, वो वर्ल्ड में कहीं बिकती है, किसी और जगह बिकती है, ठीक है, जैसे कि कोई गाड़ियाँ हैं जो बाहर भी जाती हैं, वो है मेरे एक्सपोर्ट। अगर मैं उनको भी इंक्लूड करूँ अपनी नेशनल इनकम निकालने में, अगर उनको भी इंक्लूड करूँगा, दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी। ठीक है, अब ये देखो, ये 2-3 चीज़ें होती है जीएनपी में। जीएनपी के अंदर हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। अच्छा सर, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। सर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का मतलब क्या है? देखो, ये बताया मैंने पॉजिटिव, एक बताया मैंने नेगेटिव, एक बताया मैंने जीरो। जब मेरे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं, इसका मतलब मुझे कोई इनकम नहीं हुई है, बराबर ही चल रहा है, तो मेरा जीरो आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तब मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने देश से ज्यादा सामान बाहर भेजा, समझ लो मैंने अपने देश से बाहर जो सामान भेजा उसकी वैल्यू थी 250 रुपये, 250 एग्जाम्पल है, और जो मैंने अपने देश में सामान मंगवाया, इंपोर्ट किया, वो मेरी वैल्यू थी समझ लो 150 रुपीज। इट मीन्स मेरे पास एक्सपोर्ट ज्यादा, इट मीन्स मेरे पास बाहर मेरे पास पैसे ज्यादा बचे हैं, 150 ज्यादा, तो मेरे पास पॉजिटिव अर्निंग हुई ना, एक्सपोर्ट ज्यादा है मेरा इस हिसाब से। इसी जगह मैं उल्टा बोल दूं, इंपोर्ट मेरे ज्यादा है एक्सपोर्ट से, देन आई विल से कि मेरी इनकम जो है नेगेटिव हुई है, क्योंकि मेरे अब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा, एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है, मैंने देश में सामान ज्यादा मंगवाया, मेरी इंपोर्ट ज्यादा है, तो जीएनपी में ये बात की गई है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया और आपने नोट कर लिया करो यार, नोट साथ साथ बनाते रहने हैं। नोट्स बनाओगे आपको फायदा होगा। बुक के अंदर जितना कुछ हॉश पॉश लिखा है ना, व्हेन यू विल रीड इट ना, आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, और क्या क्या हमने याद रखना है। सो नोट्स साथ साथ बनाते रहो, ठीक है, इट विल हेल्प यू। आप ही को फायदा, मेरे को फायदा नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। उसके साथ बात की गई, ये जीडीपी की बात की गई, मैंने आपको बताया जीडीपी क्या है, रीड कर लेते हैं हम। आई होप ये भी आपने लिख लिया होगा, आई विल इरेज इट। जीएनपी और जीडीपी की फुल फॉर्म, तभी मैं बेटा यहाँ पर लिखे नहीं है, फुल फॉर्म नहीं लिखी कि यहाँ भी तुम भी बड़ी मेहनत करो, कॉपी उठा लिया करो अपनी, ठीक है। व्हेन अ फार्मर वर्क्स ऑन फील्ड, ही शी प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। जैसे उसने कॉटन शॉटन बनाया, वही कॉटन क्लॉथ बनता है जब हम वो कॉटन को टेक्सटाइल मिल में बेचते हैं, और वही आगे कपड़े जो बनते हैं, जो तो टेक्सटाइल मिल में कर रहे हैं, उसकी टी शर्ट बनी है, वही कपड़े आगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है, मार्केटिंग करते हैं। वो सब जो है देश के नेशनल बाउंड्री में सारा काम हो रहा है, उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ऑलराइट, उसी के साथ अगर हम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को कंसीडर करें नेट अर्निंग के अंदर, तब हम जीएनपी की बात करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा, कमेंट डाउन करके अब आप बताओगे, मैंने तो बता दिया भाई, चलो मैं बताता हूँ। पॉजिटिव तब होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से। नेगेटिव एंड जीरो अब आप लिख के बताओगे नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है, कमेंट डाउन करो, मैं देखता रहूंगा। व्हेन वी ऐड दिस अर्निंग, प्लस या माइनस करें फॉरेन ट्रांजैक्शंस के साथ, तो हम लोग जीएनपी पे पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगला ये आता है इसके अंदर कि सर जीएनपी वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ना, दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोज एक्टिविटीज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीएनपी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये याद रखना। और जो ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, वी कॉल देम वर्कर। इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर, अब इनको वर्कर बोलते हैं। अब सर वर्कर हो गया जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें, मतलब कि जो काम कर रहे हैं, नहीं, वर्कर का मतलब ये नहीं है। आ जाओ भाई, जूम इन कर लो वापस, मजा आता है ऐसे, जूम इन करेंगे ना फिर मजा आएगा कंसेप्ट जानने का। देखो, वर्कर का मतलब पहली चीज तो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो, प्लीज नोट इट डाउन, नोट्स बनाओ साथ साथ। दूसरी चीज, वर्कर वो भी है जो अभी डिसेबल है, ठीक है, समझ लो जो डिसेबल है, उसका एक्सीडेंट हो गया है,
जो आज छुट्टी पे है, हॉलीडे पे है, कि हाँ भाई कोई सर त्योहार है मेरे घर पे या ये कुछ है, वो सब भी वर्कर काउंट होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे मेन एक्टिविटी में सप्लीमेंट करते हैं इंसान, जैसे कि मेरे आगे जो आगे में समझ लो मेरे इधर है ना जो एक चीफ एडिटर है, चीफ एडिटर के नीचे एक एडिटर है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो एडिटर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। कैसे कर रहा है? ही इज असिस्टिंग। जो बंदा असिस्ट करता है, वो सप्लीमेंट का मतलब है असिस्ट करता है जो बंदा मेन एक्टिविटी वाले को, वो भी वर्कर है। उसके बाद बात, जो इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी वर्कर है। ये नहीं है कि जो बंदा सैलरी लेता है वही वर्कर है। इंसान जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो इसलिए हम उसको भी वर्कर काउंट करते हैं। स्क्रीनशॉट इट। ओके, चलो भाई, स्क्रीनशॉट नहीं होता बोलते सर जल्दी मिटा देते हैं। रिवर्स पीछे जाओ, पीछे जाओ, थोड़ा स्लो डाउन करो वीडियो में सेटिंग में जाके, देन ऑल्सो सी इट। कोई इशू नहीं है यार। All those who are engaged in economic activities are workers, even if some of them are temporarily abstain. मतलब अभी वो टेम्पररी नहीं जा पा रहे काम पे ड्यू टू इलनेस, इंजरी, फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल और रिलीजियस फंक्शंस, दे आर ऑल्सो वर्कर। वर्कर ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स, जो मेन बंदे को हेल्प करें वो भी हैं। उसके साथ साथ हम ये सोचते हैं कि जो बंदा सैलरी ले रहा है वही वर्कर है, नहीं, हम ये भी बोलेंगे दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स। इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या, अब जब इसकी एस्टिमेशन करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वर्कर्स की एस्टिमेशन जब हम करते हैं, हमको पता चलता है कौन से वर्कर क्या है, कोई स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है, क्या स्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी का, वो पता चलता है हम लोगों को। कि बेसिक जो हमारा था ना, हमारा ये फंडा, देखो मैंने आपसे बात की थी कि रूरल, हम जब रूरल इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे पीछे, हमने एक चीज़ डिसाइड की थी कि जो रूरल इंडिया, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है हमारे इंडिया की। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इट मीन्स वर्कर ज़्यादा क्लास वहीं से होगी। यही लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल रिजाइड इन रूरल एरियाज। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिजाइड इन रूरल एरिया, द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स रिजाइडिंग देयर इज हायर, कि हाँ इसलिए वर्कफोर्स वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। द रूरल वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द 471 मिलियन, जो हमने 2017-18 में देखा था वर्कर पॉपुलेशन इतनी है। उसमें से अगर मैं बोल रहा हूँ से 471 मिलियन की बात की है मैंने, अराउंड अबाउट लगा लो 450 मिलियन का आ जाएगा आपका, कम से कम भी 300 मिलियन उनमें से रूरल इंडिया से हैं, मैक्सिमम रूरल इंडिया से हैं। एक ये चीज़। दूसरा, सबसे ज़्यादा मैन वर्क करते हैं, वीमेन कम करते हैं। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें 1/4 वुमेन है, और अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें तो 1/5 वीमेन है। मतलब कि 100 में से 25 गांव में औरतें काम करती हैं और 100 में से 20 शहर में औरतें काम करती हैं। दिस इज द डाटा ऑफ 2017-18। ऑलराइट, अभी का तो डाटा होगा, उस पर तो बड़ा डिफरेंस आ गया होगा। अब देखो, एक बड़े इशू पे बात की जाती है। देखो, अब कहते हैं वुमेन की कंट्रीब्यूशन कम है, वुमेन कम है काम कर रही हैं। देखो यार, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं बच्चों, इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट वो होता है जो इकोनॉमिक स्टडीज हमारी करते हैं, वो बोलते हैं अगर आप लोग जो विमेन है, जो घर पे हमारे काम कर रही है, जैसे कोई मेड हमारे करके काम कर रही है, झाड़ू करके जाती है, हमारे लिए खाना कुक बना के जाता है, खाना ड्राइवर होता है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे। विमेन की बात कर रहा हूँ, दिस ऑल अबाउट विमेन। देखो, अगर आप लोग उन लोगों को भी काउंट करो, अगर जैसे कि आपकी मदर जो आपका घर का काम करती है, शी इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन अगर हम इन सबको ऐड करें, इनको भी वर्कर बोलना चाहिए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाउसवाइफ हम लोग बोल देते हैं, हम बोलते हैं हमारी मदर एक हाउसवाइफ है, हमारी मदर घर पे रहती है, हमारी मदर काम नहीं करती है। भाई, जितना काम एक माँ करती है ना, उतना काम कोई नहीं करता, ये याद भी रखो बात। माँ वाले खाना बना रही है, कपड़े आपके आप मम्मी धो रही है, सामान आपको मम्मी लेके दे रही है, सब तो मम्मियाँ कर रही हैं। आप क्या कर रहे हो? अभी बैठे हो ना, अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते पढ़ रहे हो, ठीक है, दूध चाहिए मम्मी ले आएगी, खाना चाहिए मम्मी ले आएगी। तो वो कहता है इकोनॉमिस्ट कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लो आप लोग, तो बड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हमारे देश में जो वर्कफोर्स कॉम्पोजिशन है, हमारे देश का जो डिफरेंस है ना, वो कम हो जाएगा। उनको भी वर्कर काउंट किया करो, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं गाँव के अंदर क्या होता है, विमेन, अभी तक विमेन को ना पैसे नहीं मिलते काम करने के। कभी कभी उनको बोलते थे भाई तुम चावल ले लो, तुम आटा ले लो, कभी कभी तो उनको कुछ देते ही नहीं है, इस वजह से भी काउंट होता है। ठीक है, अब बात की है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अगर आपने किसी की पार्टिसिपेशन देखने, कितनी इंप्लॉयमेंट है एक जगह पे, या एरिया, स्टेट या नेशन, कोई भी काउंट करना, तो आपको निकालनी पड़ेगी वर्कफोर्स, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन
रेशियो, जिसका फॉर्मूला है आपका वर्कर्स, एक अगर स्टेट में टोटल वर्कर कितना है, टी मतलब टोटल, स्टेट में अगर बात करो स्टेट की बात करेंगे, अगर एरिया की बात करें लोकेलिटी की बात, अगर नेशन की बात करें नेशन की बात करें, टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन उस जगह की। ऐसे हम लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाल देते हैं। अब वर्कर पॉपुलेशन से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई एक एरिया में कितने लोग काम करते हैं उस पॉपुलेशन। समझ लो मैं बोलता हूँ लक्ष्मी नगर के अंदर, या मैं बोलता हूँ लक्ष्मी नगर, जहाँ से हम आपको वीडियोस, जैसे हमारा ऑफिस जहाँ है हेड ऑफिस लक्ष्मी नगर में, बोलता हूँ आपको कि 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ LN लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करता हूँ मैं आपसे कि हाँ भाई ये टोटल पॉपुलेशन उधर की है, मैं बोलता हूँ इसमें से 1 लाख बंदा भाई वर्कर है यहाँ पर, तो मतलब कि रेशियो कितनी हो जाएगी आपकी 1/10, इट मीन्स 0.1। ऑलराइट, अब इसको अगर 1/10 इंटू 100 भी कर सकते हैं हम लोग वैसे, तो मतलब कि 10 की रेशियो है। अब ये याद रखना बच्चों, वर्कर पॉपुलेशन तो निकालना सिखा दी, ठीक है, पॉपुलेशन हो कि कितने लोग उस एरिया में रहते हैं, चाहे वो लोकेलिटी हो या वो सब लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जितनी ये रेशियो ज़्यादा होगी उतना बेटर है, क्यों, उतने ही लोग काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। जितनी रेशियो कम होगी उतने ही लोग कम काम कर रहे हैं। इट मीन्स द रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफ रेशियो इज हायर इट मीन्स द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर रेशियो कम निकलती है तो कम लोग काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉपुलेशन हो गया टोटल पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो वहाँ पर रिजाइड करते हैं, ठीक है। द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ इंडिया, मतलब कि वही बताया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया डिवाइड बाय पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि इंडिया की वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालने हैं, इट विल बी इक्वल टू टोटल वर्कर्स ऑफ इंडिया, T टोटल W वर्कर्स ऑफ इंडिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंटू 100 होगा। ये वापिस लिख देता हूं यार, स्पेस ज्यादा ले ली मैंने शायद से, है ना। टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ये है इसका फॉर्मूला। पेपर में क्वेश्चन नहीं आता निकालने का, लेकिन हम तैयार रहेंगे भाई, हमारी तैयारी पूरी है, हमें कोई नहीं छोड़ सकता। एक ये बात की गई। उसके बाद बात की गई है इसके अंदर, वाई रूरल पीपल पार्टिसिपेट मोर इन वर्कफोर्स देन अर्बन, क्यों गांव के लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे हम पीछे पढ़ा हमने 2/3 वहाँ के लोग हैं, क्यों। पहली चीज़ रीज़न सुनो, पहला रीज़न ये है कि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, उधर इतनी एजुकेशन नहीं कर पाते लोग देखो गाँव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं निकलते हैं यार, वो नहीं जाते इतना पढ़ने लिखने के लिए, तभी तो लिटरेसी रेट इंडिया कम है, वो नहीं, उनको इतनी रिसोर्सेज नहीं मिलती है। वो अगर बड़े मुश्किल से आप बोलोगे 12th पढ़ा है तो अच्छा ठीक है, 12th पढ़ के गया है, ग्रेजुएशन बड़े रेयर है, कोई बच्चा 12th भी नहीं बोलता है, तो क्यों, क्योंकि उन पर इतनी रिसोर्सेज, इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सीधे एम्प्लॉयमेंट करना चल जाते हैं, वो काम करते हैं, लोगों की दुकानों पर काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी लगे हैं, ठीक है ना, पढ़ाई तो की नहीं है। उस जगह अर्बन वाले पास ज़्यादा है, अर्बन वाला पहले पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, फिर अपने हिसाब से जॉब लेता है, ठीक है ना। वो बोलता है कि यार मेरे स्किल्स ये वाले हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँगा, मैं ये अकाउंटेंट हूँ तो मैं अकाउंटेंट करूँगा, अपनी जॉब अपने स्किल्स के हिसाब से लेता है वो। एक वो चीज़ भी आती है इसमें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, रूरल इंडिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है, वो पढ़ाई इतनी नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात है कि हाँ भाई, उसके साथ बात की गई कि हाँ भाई रूरल इंडिया, और देखो मेरी बात, गाँव में ना बंदे को जीने नहीं देते, वो बोलते हैं अच्छा वेला आदमी है, तेरी शादी नहीं करवाएंगे, तो कुछ नहीं करता, तेरी शादी नहीं कराएंगे। गांव में तो यही चलता है भाई, उनको काम करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ के जो उन्होंने पढ़ना होता है वो लोग बाहर अर्बन सेंटर्स में आते हैं भाई, ये भी रीज़न है। पीपल इन रूरल एरिया हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न अ हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन एम्प्लॉयमेंट मार्केट, उनके ज़्यादा पैसा कमाना है तो उनको आना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। मैनी डू नॉट गो टू स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर वो जाते भी हैं तो वो बीच में छोड़ जाते हैं, दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल ऑफ द जॉइन द वर्कफोर्स। अर्बन एरियाज वाले जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, थोड़े मॉडर्न होते हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको वैरायटी मिलती है, उसके साथ दे लुक फॉर अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। और रूरल पीपल है वो घर पे ही रहते हैं, जब तक उनको दिखता है नौकरी मिलेगी तब जाएंगे, नहीं तो घर बैठे रहेंगे, वो चीज़ होती है। उसके बाद की है वाई आर वुमेन के ऊपर बात की, विमेन आर जनरली नॉट वर्किंग, वाई। पहली चीज़ तो यही भाई, लोग कहते हैं कि मर्द ज़्यादा कमाता है, सोशल जो हमारे कस्टम्स है ना, सोशल
कस्टम्स एंड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालात, इस वजह से भी इशू आता है भाई। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, देखो आज वाली हम देखते हैं गांव में औरतें घूंघट लोके ओढ़ती, इतना इतना घूंघट लेती हैं, बड़ी जगह ऐसी जगहें हैं पुराने बुजुर्गों के सामने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुराने रीति रिवाजों को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ उन्हीं के घर वाले उनको बाहर नहीं निकलने देते, उनको खाना, उनको बोलते हैं घर का चूल्हा चोखा करो, तुम लोग ये करो, तुम बाहर नहीं जाओगे, नौकरियाँ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई, ये भी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि विमेन ना ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, इसीलिए सिर्फ 1/4 विमेन गांव में और 1/5 विमेन अर्बन सेंटर्स में काम करती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है विलेज में और इधर क्या इशू आ रहा है, इस वजह से भी काम हो रहा है। और उसके साथ साथ जो विमेन है ना, मैं आपको बता रहा था ना कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता अपने काम का, जैसे कहीं काम करने के उनको पैसे नहीं दे रहे हैं लोग, जैसे उनको वैल्यू नहीं दे रही है, तो इकोनॉमिस्ट इसलिए बोल रहे हैं इनको भी काउंट करो, जो घर का काम विमेन कर रही है उसको भी काउंट करो इन द नेशनल इनकम, उसको भी एम्प्लॉयमेंट में काम करो भैया, उसको भी काउंट किया जाए। इसके ऊपर बात हो रही है। द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट चीज पे पहुंच गए, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्क्स। हायर्ड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है भाई, बिजनेसमैन। जो एम्प्लॉय करता है लोगों को, बिजनेसमैन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद ही काम कर रहा है भाई, अपना खुद की दुकान डाली है उसने, खुद काम करी जा रहा है। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे कि मेरी दुकान के ऊपर एक लड़का काम करता है जो मेरा स्टॉक वगैरह ठीक कर देता है, सामान इधर उधर कर देता है, ठीक है। हायर्ड वर्कर्स कौन हो गए, जो सैलरी लेते हैं या कैजुअल लेबर होते हैं, उनको काउंट करते हैं हम लोग हायर्ड वर्कर्स को। जैसे दिहाड़ी वाले मजदूर हम बोलते हैं ना, कैजुअल लेबर्स बोलते हैं उनको, कैजुअल लेबरर्स उनको ये बोलते हैं, कैजुअल लेबरर्स, जो दिहाड़ी मजदूर वाली बातें बोल रहा हूँ मैं आपको वो। और दूसरे हो सकते हैं हमारे इसके अंदर सैलरीड एम्प्लॉयज, जैसे कि मैं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। अब देखो कंसेप्ट की बात ये की गई है, देखो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जो हमने पढ़ी उसके अंदर ये तो नहीं बताया गया कहीं कहीं पर भी कि हाँ भाई हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा स्किल्ड है कौन सा बंदा अनस्किल्ड है। उसमें ये बताया कि रेशियो दे देंगे कि इतने लोग काम करते हैं, ये नहीं बताया कितना क्या काम करते हैं, वो नहीं बताया उसने। तो इसीलिए ये बात की गई है कि अगर हमको स्टेटस पता चलेगा ना कि हाँ भाई इंसान क्या करता है, कि हाँ भाई ये इस लेवल का काम करता है, नहीं ये इस लेवल का काम करता है, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानने में, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कंट्रीब्यूट कर पाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चलती है, अटैचमेंट ऑफ वर्कर हैज़ विद हिज और हर जॉब, अपने काम से वो कितनी अटैचमेंट है, अथॉरिटी क्या थी उसकी एंटरप्राइज में, और वो अपने कोवर्कर्स को कैसे संभालता था, कोवर्कर मतलब कलीग, उनको कैसे संभालता था, उस चीज़ पे बात की जाती है। 3 वर्ड बताऊंगा मैं आपको, जैसे हम देखते हैं ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपका देखो कुकर की सीटी बज रही है, लगता है स्वादिष्ट खाना बनेगा, मज़ा आ जाएगा भाई। चलो 3 चीज़ें मैं बोलूँगा आपको, ध्यान से सुनना। एक सीमेंट शॉप वाला है, ठीक है, एक बंदा है इंजीनियर है, एक बंदा है वो ना दिहाड़ी लगाता है, लेबर है। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैंने इन तीनों को अलग अलग क्यों बोला है, तो तीनों एक ही इंडस्ट्री से, ये 3 सारे काम कंस्ट्रक्शन का करते हैं, है तो सब कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री से ना, लेकिन तीनों को अलग अलग ओहदा क्यों दे दिया यार मैंने। ये शॉपकीपर बन गया, ये प्रोफेशनल जॉब वाला बन गया कोई कि हाँ भाई इंजीनियर साहब है हमारे, इसको मैंने लेबर बोल दिया, कैजुअल लेबर, दिहाड़ीदार मजदूर। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, यही चीज़ के लिए मैं बात बता रहा हूँ। होप एक बार वापस जूम इन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखा भी है मैंने, इन तीनों को मैंने अलग अलग बोला, कंसेप्ट समझ आ गया तो आई होप आपको समझ आ गया। इस पर लिखा गया, देखो 3 वर्कर हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, सीमेंट शॉप ओनर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसको मजदूर बोलो, सिविल इंजीनियर है, सबका स्टेटस अलग अलग दिया गया मैंने, क्या अनदर से डिफरेंटली सबको मैंने बुलाया, सबका स्टेटस अलग आया, ओनर का दिमाग में अलग आया, सैलरीड एम्प्लॉय का अलग आया, और एक दिहाड़ी मजदूर का अलग आया, लेबरर का अलग आया। क्यों, वर्कर्स हु ओन ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड, जो खुद काम कर रहा है, खुद उसने दुकान लगाई है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। कि इसका मतलब है 52% जो वर्क फोर्स है हमारे इंडिया की वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। 52 सबसे ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है इंडिया में, ऑलराइट, सबसे ज्यादा यहां मैं बनाऊंगा सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रेटर देन एवरीथिंग, 52% है, ऑलराइट। उसके बाद ये बोलता है
द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो हमारे उधर काम कर रहा है, कैजुअल वेज लेबरर बोलते हैं उन लोगों को, और ये 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, इनका शेयर भी अच्छा है। तो कैजुअल वेज लेबरर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, एंगेज्ड एंड इन रिटर्न गेट अ रेम्यूनरेशन, मतलब आज का काम किया, आज की दिहाड़ी ली और घर चले गए। तीसरे आए इन्होंने बोला कि हाँ भाई, ये जो बंदा रेगुलर बेसिस पे इंजीनियर है, वो मंथली सैलरी पे काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजर हो गया जैसे कोई, ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, सैलरीड एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। इनकी जो रेशियो वो कम है थोड़ी सी, इसको हम लोग सैलरीड एम्प्लॉय बोलते हैं। दीज आर अबाउट 21% के आसपास हैं। ये है हमारे कोई 25% के आसपास। दिस इज़ द मैक्सिमम शेयर, ये 52-53% के आसपास, ठीक है। इस हिसाब से बना लेना आप। 8 समझ लो 26 है यार, ये 26 होगा, ये 22 होगा, 100% जैसे भी आया वैसे है। तो अब ये देखो सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा है, इनके मतलब ही समझ गए। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ अ मेजर सोर्स है। यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों काउंट हो रहे हैं, औरतें भी चलाई, 50% से ज़्यादा वर्क फोर्स यहाँ है। कैजुअल सेकंड मेजर सोर्स है। व्हेन इट कम्स टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, वो थर्ड नंबर पे आते हैं। मैन फ्रॉम 23%, वेयर एज वुमेन फ्रॉम 21%, मतलब कि मैन जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, वीमेन कम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गैप है वो कम है। इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल जॉब्स वहाँ इनका गैप कम है, मैन और वीमेन का। समझ लो 23% वहाँ वुमेन है, 21% वहाँ ऐसे चल रहा है, उस चीज़ की बात की गई है। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज वर्कर्स आर फाउंड इन मोर इन रूरल एरियाज, यह गाँव में ज़्यादा मिलते हैं हमको, दिहाड़ीदार मजदूर। ये सिंस मेजॉरिटी ऑफ दोज डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड कल्टीवेट इंडिपेंडेंटली, द शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि फार्मर ज़्यादा है, अपना खुद की खेती करते हैं, खुद बेचते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही है ना, उनको भी काउंट किया गया, वो भी बात की गई है। इन अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स आर ग्रेटर। अर्बन एरियाज के अंदर हम बात करते हैं तो रेगुलर वेज है, जो प्रोफेशनल जॉब्स है ना, वहाँ पर वो लोग ज़्यादा हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे, एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिस। इंडिया एक ऐसी जगह है ना, देखो 3 सेक्टर है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जहाँ पर फार्मिंग वाली बात की जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें निकालते हैं। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग। टर्शरी मतलब जो टीचर सर्विसेज होते हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। इंडिया में क्या हुआ, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी ना, लोग प्राइमरी से टर्शरी में ज़्यादा मूव किए हैं। होना क्या चाहिए, प्राइमरी से सेकेंडरी में लोग जाते हैं। इंडिया में प्राइमरी से टर्शरी में ज़्यादा लोग गए हैं भाई। बहुत ही अजीब ही चीज़ है, दुनिया में अकेली इंडिया ही मुझे लगती है ऐसी कंट्री है जो प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर में लोग मूव किए हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित करती है बात, ठीक है। तो इसी हिसाब से इन्होंने बोला है, वर्कर्स हैं वो माइग्रेट करते हैं एक दूसरी इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब कंट्री की होती है, लेबर फ्लोस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। वर्कर्स माइग्रेट टू रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं काम मांगने के लिए। लेटर स्टेज में द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगिंस टू लूज इट्स शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एज द सर्विस सेक्टर एंटर्स द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। मैं बता रहा हूँ ना कि प्राइमरी से लोग सेकेंडरी नहीं, टर्शरी में ज़्यादा मूव करते हैं, तो टर्शरी में ज़्यादा एक्सपेंशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी एक्सपेंशन नहीं हो पाई, ठीक है। दिस शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय द इंडस्ट्री। अब ये देखो कैसे डिवाइड किया मैंने, आगे बुक में पैराग्राफ लिखा है, मैंने ऐसे डिवाइड करके दे दिया आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 8 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। थोड़ा जूम इन करूं, हाँ मजा आएगा। हाँ, 3 सेक्टर सेकेंडरी में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। ये मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज टर्शरी, ठीक है। सर्विसेज कौन सी है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, ये सब इसमें काउंट होता है। ये हमारी टर्शरी सेक्टर में काउंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मार्क कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई। ये 8 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। जो पहले 2 हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग, वो प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ये जो 3 है ये सेकेंडरी सेक्टर है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, ये जो है हमारी वो टर्शरी सेक्टर में काउंट होता है। कुछ फैक्ट आ जाते हैं अब। प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इधर इसमें ही है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ओनली 24% सेकेंडरी सेक्टर को मिलता है। 31% जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर है। आई एम सो सॉरी, प्राइमरी में है, मेजॉरिटी है, शायद से थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया बच्चों। सेकेंडरी के अंदर 24 है, सेकेंडरी के अंदर 24 है, और टर्शरी के अंदर अराउंड 31% है। मतलब कि 4, 1, 5, 3, 2, 5, 55 और 45%, 45 इधर होगा, ठीक है।
60% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया, रूरल इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली 60% वहाँ पर एग्रीकल्चर, फिशिंग वगैरह पे, फॉरेस्ट्री पे डिपेंड करता है। रूरल वर्कर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 20% ही घुसे हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर सिर्फ 20% ही है, मतलब कि 60-20-20 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये रूरल इंडिया की बात की गई है। ऑलराइट, गांव के क्षेत्र की बात की है। स्क्रीनशॉट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इजी रहता है ऐसे याद करना यार, हमारा तो यही रूल रहा था, ऐसे ही याद करते थे हम लोग, मज़ा आता था। और अगर आप ये चीज़ें लिखते हो ना, मुझे पता है मुश्किल है याद करना, लिखते हो ना इंप्रेशन अच्छा बनता है। उसके साथ साथ अर्बन एरियाज़ में एग्रीकल्चर मेन सोर्स नहीं है, वहाँ पर है सर्विस सेक्टर। अर्बन में सर्विस सेक्टर है, रूरल के अंदर प्राइमरी सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये याद रखना। उसके साथ साथ 60% जो अर्बन फोर्सेज है वो सर्विस सेक्टर में। देखो कैसे डिवाइड किया इन्होंने, पहले बताया ओवरऑल कि प्राइमरी 55% है, सेकेंडरी 24% है, टर्शरी जो हमारा है दैट इज 31%। ये ओवरऑल इंडिया की बात की है, ओवरऑल इंडिया। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक चीज हो गई। फिर इन्होंने बात की है रूरल इंडिया की, गांव के क्षेत्र में क्या चल रहा है, गांव के टाइम पे क्या चल रहा है। गांव के अंदर ये चल रहा है, रूरल के अंदर 60-20-20, मतलब कि 60 प्राइमरी एग्रीकल्चर में है, 20 मैन्युफैक्चरिंग, 20 सर्विस। अगली 3 लाइनों का मतलब समझ के महत्व ही है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो भाई, फिर बताता है अर्बन एरियाज के अंदर कि अर्बन एरियाज में क्या सिस्टम है सर। अर्बन एरिया में ये बोलता है, जो हमारा जो डिवीजन है ना वो ऐसे है अर्बन एरिया के अंदर, ये बोलता है कि हाँ भाई 60% जो है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, 60% सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। एग्रीकल्चर का शेयर बिल्कुल कम है, ठीक है, एग्रीकल्चर में इतने लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अर्बन वर्कफोर्स के अंदर 1/5 मतलब कि 20% लोग यहाँ पर हैं। 1/5 हो गया ना, 100 का 20, तो प्राइमरी सेक्टर में 20 लोग ही इन्वॉल्व हैं। अर्बन एरियाज शहर के अंदर ऐसा सिस्टम चलता है, ये लिखा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट लाइन का मतलब है अबाउट 57% ऑफ फीमेल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। 57 प्राइमरी सेक्टर के अंदर है विमेन। ये गांव में ही है, रूरल इंडिया की बात की गई है। 57% गांव की औरतें हमारी जो है प्राइमरी सेक्टर में है, क्योंकि जो मेन है ना वो मैक्सिमम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में अंदर घुस गए हैं, ये बात की गई है हमारी इसके अंदर। दैट्स इट, सब फैक्ट दिए हुए हैं इसमें। चलो भाई, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर, क्या बदलाव आया है सर आजकल के ज़माने में, अब इसके ऊपर क्या बात की गई है, इसको हम रीड करेंगे उसके बाद, क्योंकि इस पर सिर्फ समझाने वाला कुछ नहीं है, फैक्ट है। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से 2010 के बीच में जीडीपी हमारी इंडिया की पॉजिटिवली ग्रो की है, एम्प्लॉयमेंट रेट से भी बेटर ग्रो की है, ठीक है। जीडीपी हमारी ज़्यादा ग्रो की है एम्प्लॉयमेंट रेट से। अब देखो जीडीपी देश की अगर 100 थी ना, वो 1000 पहुंच गई है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ना, अगर वो 100 थे ना, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 400 ही पहुंची है। जीडीपी ज़्यादा ग्रोथ की है हमारी, एम्प्लॉयमेंट कम की है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2% के हिसाब से ग्रो की है यार, एग्जाम्पल ये ले लो, 200 ले लो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2% के हिसाब से ग्रोथ की है, लेकिन जीडीपी हमारी 20-30% के हिसाब से ग्रोथ हुई है। जीडीपी बड़ी जल्दी ग्रो हुई है हमारी। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो देखो तभी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर इशू है। एम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्यों इशू है हमारे इंडिया में, इसी वजह से है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी अच्छी इंक्रीज नहीं हुई, इतनी हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है। डिसहार्टनिंग डेवलपमेंट इन द लेट 1990s। एम्प्लॉयमेंट 1990s में क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट वॉज डिक्लाइनिंग, स्टार्टेड दैट द लेवल ऑफ, जैसे इंडिया ने जब आज़ादी के टाइम हुआ था ना इंडिया की एम्प्लॉयमेंट, उतनी एम्प्लॉयमेंट हो गई, नेगेटिव ग्रोथ आ गई एम्प्लॉयमेंट में हमारी, ठीक है। गैप ज़्यादा बढ़ गया जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, दैट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडिया प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस। एम्प्लॉयमेंट इतनी दी थी लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं थी 1990s में, एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं थी बच्चों, लेकिन जीडीपी राइज हो रही थी। इसको स्कॉलर्स बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ हुई है हमारे यहाँ पर। जब आपको बोले कि जीडीपी ग्रोथ ग्रेटर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, आप बोलोगे दैट मीन्स जॉबलेस ग्रोथ, मतलब जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हुई है, जीडीपी ग्रोथ हो गई, ये बात की गई है। इसको मुड़ा देंगे अब। चलो, इंडिया इज एन एग्रीगेरियन नेशन। एग्रीगेरियन मतलब कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट।
मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन लिव्स इन रूरल एरियाज, गांव में रहते हैं, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है इंडिया की भी है, जो वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर से लोगों को मूव करें हम लोग बाकी सेक्टर्स के, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। तो 72-73 में 74% ऑफ द वर्कफोर्स वर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, बहुत लोग थे भाई। लेकिन 2011-12 में ये 50% पे पहुंच गया और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की थोड़ी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी 24% में पहुंच गया और सर्विस सेक्टर 27% पे पहुंच गया। ऑलराइट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इंडिकेट्स दैट ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स, मतलब लास्ट 50 सालों में, डेकेड्स में 10 साल का एक डेकेड होता है, कि पीपल हैव मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क। आजकल हम देखते हैं कि लोग ना नॉर्मल काम करने के लिए भी तैयार हैं, रेगुलर सैलरी से अच्छा वो बोलते हैं भाई दिहाड़ी लगा लो, कुछ ना कुछ कर लो। येट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी द मेजर एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने पहले पढ़ा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, चाहे गाँव का क्षेत्र है चाहे शहर का क्षेत्र है, हम लोग देखा दोनों सेक्टर्स के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बोलबाला चल रहा है। ठीक है, द स्कॉलर्स कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरी से, मैंने आपको बताया ना, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड जॉब से लोग मूव कर रहे हैं कैजुअल लेबर पे, लैजुअल वर्क पे। उसको स्कॉलर्स ने बोला है 72 और 94 के दशक में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि कैजुअल वर्कफोर्स बन रही है। और ये कौन से सालों में किया गया है? 74 से 74 के बीच में, 72 से 94 के बीच में। दिस मेक्स द वर्कर्स हाईली वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कि वो लोग जो है काफी कष्ट में गुजरने वाले हैं। ऑलराइट, दो चीजें हैं इसमें, एक जॉबलेस ग्रोथ की बात की गई है और कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स की बात की है। कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स जो था हमारा 72 से 94 के बीच हुआ, मतलब कि कहां से लोग निकले? रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड जॉब से कैजुअल वर्कफोर्स में बने। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये किया कि वहां पर जीडीपी ग्रोथ हुई है बट जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट नहीं है, उस वजह से बात की गई। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन के अंदर दो कंसेप्ट है, एक है हमारा फॉर्मल सेक्टर, एक है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उस पर थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। फॉर्मल सेक्टर कौन सा सेक्टर है सर? इनफॉर्मल कौन सा? जहां पर भी कोई भी सेटअप जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर। एक ही डिफरेंस याद करना और कुछ नहीं मेन। दूसरा है कि अगर आपके 10 से कम लोग काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। बस ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया इज टू प्रोवाइड डिसेंट लाइवलीहुड। हमारा भारत सरकार, हमारा भारत महान तो यही चाहता कि सबको, गवर्नमेंट तो यही चाहती थी सबको अच्छा लाइवलीहुड मिले। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने ये सोचा एग्रीकल्चर से हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों को लेके जाए ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। ये लिखा गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको इंडस्ट्री में लेके जाना है, बाकी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उनको मिल सके। इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी काफ़ी डिटोरेट हुई है। डिटोरेट का मतलब होता है काफ़ी गिरी है, मतलब गंदी हो चुकी है, पहले से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। तो भाई वो कैब भी इंप्रूव करना जरूरी है, तो इसलिए डिटोरेटिंग का मतलब आपको हिंदी में लिख के मैं बताया। इवन आफ्टर वर्किंग फ्रॉम फॉर मोर देन 10 to 20 ईयर्स, वाई डू सम वर्कर्स नॉट गेट मैटरनिटी बेनिफिट? अभी भी देखते हैं हम लोग, पीएफ नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलती काफ़ी वर्कर्स को। वाई डज अ पर्सन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर गेट अ लो सैलरी? अब देखो प्राइवेट सेक्टर में जो अकाउंटेंट है ना, उसको शायद से 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार के आसपास मिलता होगा। उसी जगह पे हम देखते हैं जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं ना, उसी बंदे की कम से कम भी सैलरी 60-70 हज़ार पहुंच जाती है। ये भेदभाव क्यों? काम तो सेम कर रहे हैं दोनों, भेदभाव क्यों भैया? इस चीज की बात की गई है। तो ये क्यों बात की गई है? यू मे फाइंड दैट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज गेटिंग रेगुलर इनकम, कम से कम लोगों को मिल रही है। The government through its labor laws enable them to protect their rights in various ways. The section of the workforce forms trade unions, bargains and employs for better wages and other security measures. अब इनको कौन बोलते हैं? इनको बोलते हैं दो सेक्टर जो आपको बता रहा हूँ, इनफॉर्मल ग्रुप एंड फॉर्मल ग्रुप्स। वर्कफोर्स होती है दो किस्म की, वर्कर्स इन फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट सेक्टर कोई भी काउंट होगा, विच इंप्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर, मतलब कि 10 या 10 से ज्यादा लोग उधर काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज सेक्टर। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज कलेक्टेड बाय, इंपॉर्टेंट है, आपको एक बॉक्स दिया होगा उसमें ये चीज लिखी है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको याद करो कि फॉर्मल सेक्टर की इंफॉर्मेशन जो ये सब कुछ पता चलता है ना हमको, ये कलेक्ट करती है यूनियन, एक मिनट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस।
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है ना, वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऑल अदर एंटरप्राइजेज जहां पर लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, अब उसके अंदर भी कुछ भी, चाहे फार्म लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई भी जगह हो, उसको इनफॉर्मल लैंड बोलेंगे। ऑल नॉन फार्म कैजुअल लेबर्स की एंटरप्राइज, छोटी एंटरप्राइजेज, वो वहां पर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर होता है, जो कंस्ट्रक्शन और हेड होल्ड वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, उसको बोलते हैं भाई। Those who are working in the formal sector are enjoying social security benefits, मतलब इनको पीएफ अच्छा मिलता है, सैलरी अच्छी मिलती है, इनको ट्रेनिंग करवाते हैं, इनकी जो हमारे फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको ज़्यादा बेटर है, उनको अर्निंग ज़्यादा मिलती है। डेवलपमेंट प्लानिंग इन्वेस्टाइज दैट द इकोनॉमी ग्रोज मोर एंड मोर वर्कर्स वुड बी इन फॉर्मल सेक्टर, जैसे ही लोग अच्छा इकोनॉमी होगी ना, ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में घुसेंगे, एंड प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हैं वो गिरेंगे, दैट विल ड्विंडल डाउन, मतलब कि इट विल फॉल। ट्विल्डल का मतलब होता है फॉल, ऑलराइट। लेकिन इंडिया हमारा अद्भुत देश, उसमें क्या है, 94% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। काफी हैरानी वाली चीज है, इंडिया डेवलप हो रहा है लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ी जा रहा है, ठीक है। इन इंडिया 94% इनफॉर्मल सेक्टर में है, और विमेन का भी रोल काफी है, 20% विमेन फॉर्मल में है, 30% विमेन आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्कर्स एंड एंटरप्राइज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, एक ये इशू है। दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन, पीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता, पीएफ मीन प्रोविडेंट फंड, ये भी नहीं मिलता। वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट कंपनसेशन, वर्कर्स को हम लोग बिना सैलरी के बाहर निकाल देते हैं। टेक्नोलॉजी यूज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज इज आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी अच्छी तरह यूज़ नहीं करते हैं, बट करते भी हैं। दे ऑल्सो डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स, अकाउंट भी कोई नहीं बनाते। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव इन स्लम्स एंड आर स्क्वाटर्स, मतलब कि वो ना ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं। फॉर्मल सेक्टर वाले रहते हैं अच्छे अच्छे आलिशान बंगलों में, इनफॉर्मल सेक्टर वाले रहते हैं बेचारे यहीं पर ही छोटे छोटे घरों में किराए पे, वो चीज़ रहती है। एक बात की गई है अब अनएम्प्लॉयमेंट की। विल कंप्लीट दिस यूनिट यार, हमको ये कंप्लीट करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे देखते हो, आप 2 पार्ट में भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि आपका सिलेबस खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ A to Z कंसेप्ट समझ आए। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे आगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट है सर वो क्या है, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो हम नेशनल सैंपल, जब पहले हम जिसको NSSO बोलते थे, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये अनएम्प्लॉयमेंट को बोलता है इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज who are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends, relatives making applications from employers express their willingness, मतलब कि ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। अपने दोस्त को बोलते हैं नौकरी में लगवा दे भाई, अपने रिश्तेदार को बोलते हैं, अपने माँ बाप को बोलते हैं भाई अब किसी रिश्तेदार को बोल दो, या आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुद जाते हैं कि हमको कहीं मिलेगी वैकेंसी तो हमें दे दो। दे वांट टू वर्क बट उनको काम नहीं मिल रहा है, वो लोग अनएम्प्लॉयड काउंट होते हैं। दे आर काउंटेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। और इवन इसी चीज को हम लोग ना ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं, मतलब कि हम लोग हर जगह से ओपन टू वर्क हैं, हम हर एफर्ट डाल रहे हैं, हम लोग किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, हम हर जगह कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इंप्लॉयमेंट नहीं हो पा रही है, हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके साथ साथ उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट बोलता है अनएम्प्लॉयड पर्सन वो है हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर इवन 1 hour इन अ हाफ डे, मतलब कि दिन में 12 घंटे में से 1 घंटा भी उसको नौकरी नहीं मिल रही करने को, इकोनॉमिस्ट उसको बोलते हैं। NSO अलग डिफाइन कर रहा है, NSO बोल रहा है कि कोई बंदा जो ओपन है काम करने को, लो वो कहीं भी काम करना चाहता है, उसने अपने रिश्तेदारों को बोला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में बोला, अपने दोस्तों को बोला, जहां मिले भाई काम दे दो, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इससे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं जो 12 घंटे में से आधे दिन में उसको 1 घंटा भी काम नहीं मिलता ना, उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। सोर्सेज क्या है, कहाँ से पता चलता है, सेंसिस से पता चलता है, NSO की रिपोर्ट से पता चलता है, एनुअल रिपोर्ट से पता चलता है, हम लोग को डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से पता चलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से पता चलता है, इन सबसे हमको पता चल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। टाइप्स कौन सी है, सबसे पहले मैंने बताया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो बंदे न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, इश्तिहार देखते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं, रिलेटिव्स को बोलते हैं अपने कि भाई हमको नौकरी चाहिए, आप हमको कहीं पर भी नौकरी हो, हम अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह एक्टिवली अप्लाई करने जा रहे हैं, बट उनको तब भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वही चीज़ आपको मैंने बताई है, ठीक है ना। देखो दे वॉन्ट टू वर्क बट देर इज नो वर्क फॉर देम, दैट्स ओपन। एक इन्होंने बताया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देख लो भाई, इसको हम ऐसे समझाएंगे। देयर इज अ फार्म, इस फार्म में
मैं बोलता हूं 4 फार्मर्स काम कर सकते हैं, 4 लोग। बट मैं क्या करता हूं, मैं इस फार्म में 10 लोगों को काम करवाता हूं। यार मुझे एक बात बताओ, ये जो इस फार्म के अंदर टोटल कैपेसिटी है 50 किलो उगने की, 4 फार्मर्स भी 50 किलो उगा रहे हैं। अब ये 10 फार्मर्स भी 50 ही उगा रहे हैं, वो 51 नहीं कर सकते, क्योंकि फार्म की इतनी ही कैपेसिटी है, एक लैंड की इतनी कैपेसिटी है उतना उगाने के लिए। तो वो बोलता है कि भाई ये तो मैं फंस चुका हूं, मैं कहां जाऊं। इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड। हम देखते हैं ना कभी कभी एक खेत के ऊपर बंदे ने अपने साथ 3-4 बंदे भी काम करने लगाए हुए हैं, अपनी बीवी से भी काम करा रहा है, अपने बच्चों से भी काम करा रहा है। वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि हाँ भाई, कहां गया, कि हाँ भाई ही एम्प्लॉयज 5 वर्कर्स मोर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड। मतलब सपोज अ फार्मर हैव 4 acres ऑफ लैंड एंड नीड्स ओनली 2 वर्कर्स एंड हिमसेल्फ टू कैरी, मतलब टोटल 3 बंदे चाहिए, बट ही एम्प्लॉयज 5 वर्कर्स, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर मैं उनको भी काउंट कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे जीडीपी पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं देश की। भाई उगा तो 50 किलो ही रहे हैं, 4 एकड़ के ऊपर उगेगा ही 50 किलो, 51 वो उगा ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है वो चीज के लिए। मैनी पीपल, एक और कंसेप्ट आता है सीजनल। एक तो यार इसकी थिकनेस का चक्कर है, बार बार बनानी पड़ती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हम देखते हैं गाँव से लोग शहर आते हैं। देखो जैसे कि सर्दियों के मौसम में ऐसे टाइम पे, जैसे हम बोलते हैं ना गर्मी आई है, वो आम के लिए रेडी लगा के ले आएंगे, लेकिन सर्दियों में वो इंसान अलग चीज़ उगा रहा है, या वो होता ही नहीं है वहाँ पर, वो घर चला जाता है, फिर वो गर्मियों में आता है, फिर वो चीज़। जैसे गर्मियों में गोले वाले हैं, बर्फ़ के गोले बनाते हैं हमारे लिए, जो नॉर्थ इंडियन शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ऐसी कोई चीज़ बताता हूँ। आइसक्रीम वाली रेडियाँ गर्मियों में ज़्यादा दिखती हैं, सर्दियों में इतनी नहीं दिखती हैं, इन नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली। सर्दियों में आप जहाँ पर, गर्मियों में जहाँ पर एक रोड पे ना 10 आइसक्रीम वाले खड़े हैं ना, सर्दियों में यहाँ पर ना 2 ही दिखेंगे आपको। क्यों? वो लोग घर चले गए, उनको पता है ये सीजन नहीं है काम का, इस समय सीजन में नहीं चलता है काम मेरा। दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि हाँ भाई वो सीजन में आ जाते हैं, गर्मियों में कपड़े लेके बंदे आए, गर्मियों में उन्होंने कपड़े लगाए, ठीक है, बाद में वो घर चले गए, अगले साल फिर गर्मियों में आए। या सर्दियों के लिए वो जैकेटें बना के लाते हैं, वो जैकेटें लाते हैं इधर, उसके बाद जब देखते हैं सीजन खत्म हो गया, वो घर चल जाते हैं, 6 महीने घर में एंजॉय करते हैं, वापस सर्दियों में आ जाते हैं। दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यही कंसेप्ट है। अब गवर्नमेंट का क्या है भाई, गवर्नमेंट हमारे को कैसे कर रही है? सबसे बड़ा नाम तो एक ही आता भाई, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट, जो हमको मिनिमम 100 डेज का, 1 साल के अंदर काम देगा ही देगा। प्रोमिसेस 100 डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, गाँव के लोगों के लिए जो अपना काम करना चाहते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव सबसे बड़ा ये है। MG नरेगा 2005 में शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ना 2 तरीके हैं, एक वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, एक इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं। डायरेक्टली कैसे करें? देखो, इन फर्स्ट कैटेगरी द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, नौकरियाँ निकालते हैं, लगाते हैं लोगों को काम पे, जैसे अकाउंट असिस्टेंट की निकाल दी, GST इंस्पेक्टर, GST की निकाल दी, किसी और डिपार्टमेंट सेल्स की निकाल दी, उनके लिए नौकरी निकाल ली। इट ऑल्सो रन इंडस्ट्री, होटल वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी चाहती है सरकार, जैसे अभी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बस जो सरकारों की चल रही है, बसें चल रही हैं, वहाँ सरकारी ड्राइवर है, उनके अलग से निकलता है, कंडक्टर अलग से रहते हैं, उसके लिए भी वो लोग कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आ गई ना, सरकार ने डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहा है, समझ रहे हो? सरकार ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया हम लोगों को, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, चाहे अकाउंटेंट बनो, सरकारी नौकरी कर रहे हो आप लोग, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है सरकार की, ठीक है। उसी के साथ साथ अब ये होता क्या, अब देखो अभी हम लोग जाएंगे, अब फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री में कोई बंदा गया, वहाँ स्टील वगैरह प्रोड्यूस करा, वहाँ पर आउटपुट इंक्रीज हुआ उसका। व्हेन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज इंक्रीजेज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ऑब्वियसली बात है, अब वो हमको सामान भी ज़्यादा चाहिए, अब हमारे जो है प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज हो गई है, हमको सामान ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए। अब वो क्या करेगी प्राइवेट फर्म बोलेगी भाई सरकार पहले 30 किलो मांगती थी, तब मेरे पास 30 लोग थे, अब सरकार 60 किलो मांग रही है, अब क्या करूँ यार? तो सर वो बंदा प्राइवेट वाला भी तो यार, अब वो भी तो अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई यार मैं ना कम से 10-15 और बंदे, मैं 45 पीपल कर लेता हूँ। अब देखो सरकार ने इसकी भी इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बढ़ाई, क्योंकि उसकी सर्विसेज हैं, उस पर ग्रोथ, सर्विसेज और गुड्स ग्रो हुई हैं, उसकी वजह से जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट रॉ मटेरियल वाला, उसकी भी सर्विसेज इंक्रीज होंगी, उसको भी लोग ज़्यादा चाहिए,
तो वो डायरेक्टली इंप्लॉयमेंट भी कर ली सरकार ने, इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट भी बढ़ा ली, क्या कि अपना काम बढ़ा तो उसने दूसरे का काम भी बढ़ाया, इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट भी बढ़ गई। तो सरकार इन दो तरीके से काम करती है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली प्राइवेट कंपनीज विच परचेज स्टील फ्रॉम इट, जैसे कि अब ऑब्वियसली बात, अब मैंने इतना प्रोड्यूस कर दिया स्टील, समझ लो रॉ मटेरियल में लिया, उससे इतना स्टील प्रोड्यूस किया मैंने, इतना स्टील प्रोड्यूस करूंगा, ऑब्वियसली मैं भी उधर दूसरी प्राइवेट कंपनी में दूंगा भाई, वो लोग मेरे से खरीदेंगे। पहले वो 20 किलो लेता था, अब वो 50 किलो लेगा, ऑब्वियसली उसको ही बंदे ज़्यादा चाहिए उस पर काम करने के लिए, फाइनल गुड बनाने के लिए। हाँ, तो वो मेरे से 50 किलो ले रहा है, उसकी इवन इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट बढ़ा दी, यही लिखा हुआ है इधर। उसका भी आउटपुट बढ़ेगा, उसके पास भी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इनडायरेक्टली सरकार इंप्लॉयमेंट बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेती है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी हैं जो पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करते हैं, जैसे कि एमजी के नरेगा की बात करूं अगर मैं, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा और भी हैं, जैसे मेक इन इंडिया है ना, उसके अंदर भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है सरकार। कैसे कर रही है? इधर इनका स्किल बढ़ा रही है, लोगों का काम सिखा रही है। अभी तो उसका 2.0 वर्जन चल रहा था, इधर भी तो स्किल इंक्रीज हो रहे हैं हमारे इधर जो बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनके भी तो स्किल इंक्रीज हो रहे हैं। अब इनके स्किल इंक्रीज होंगे, कल को अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, देश की तरक्की में मदद करेंगे। वही बात कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट दे रहा है, सर्विसेज जैसे प्राइमरी हेल्थ इनको दे रहा है, एजुकेशन इनको दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एसेट, वेज एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, रूरल रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, डिग्रेडेशन, ये सब कुछ सरकार कर रही है। एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर ये है आपका। नाउ वी विल कंक्लूड द चैप्टर। ज़्यादा छाया बड़ी होगी वीडियो यार, हाँ आई गेस 1 घंटे से 1 घंटे की वीडियो होगी, बट 2 पार्ट में आप देख लेना यार। आई एम ट्राइंग कि हाँ थोड़ा आप लोगों को ये चीज़ को बेटर लगे। क्या बोला है कंक्लूजन में, ये दिया गया कि चेंज हुआ वर्कफोर्स में। हमने देखा, मैंने आपको बताया था प्राइमरी में पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा डिपेंड करते थे। आजकल हम देखते हैं टर्शरी पे लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, इसमें तो चेंज आया है। वर्कफोर्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स में चेंज आया है। उसके साथ साथ ये भी बात की गई है आउटसोर्सिंग, इसके ऊपर एक चैप्टर भी है आपको बिजनेस स्टडीज़ में। आउटसोर्सिंग क्या होता है? देखो मेरी एक कंपनी है, मैं यहाँ चला रहा हूँ, अब होता क्या मेरे यहाँ पर ना कुछ जॉब्स हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको एक टेलीकॉलर चाहिए होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। वो क्या करता है, आपकी क्वेरीज वगैरह आप उससे फ़ोन करके पूछते हो, वो टेलीकॉलर आपको फ़ोन करेगा, आप उसको फ़ोन करोगे, वो हमारी तरफ से बात करेगा आपसे, आपको शायद आपको बैच की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए, वो आपको बताएगा। अब मैं बोलता हूँ कि मैं टेलीकॉलर ना बाहर के बंदे को, किसी बाहर की कंपनी को, चाहे वो कंपनी चाहे इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के आउटसाइड हो, मैं उसको ये काम देता हूँ। इट मीन्स कि मैंने अपना काम जो है आउटसोर्स किया है, मैंने उसको यहाँ से बाहर निकाल के ये डिपार्टमेंट, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बंद कर दिया, मैंने उसको दे डिजिटल मार्केटिंग में बोलता हूँ, मैं किसी कंपनी को देता हूँ कि तू मेरी तरफ से कर, हमें कोई लेने देने नहीं, तू हमको अच्छा बेटर प्रमोट कर। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, कि मैंने बाहर के बंदे को काम दे दिया, चाहे वो बंदा इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। उसकी बात की गई है इसके अंदर। जो मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिस था, आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो होम को भी एक वर्किंग प्लेस को काउंट कर रहे हैं, वो बात की गई है। नेचर और एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा है, 94% मैंने बताया इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में लोग डिपेंड करते हैं। इन लास्ट फ्यू डेकेड देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, बट देखो पहले के टाइम 1990s में मैं आपको बता रहा था ना, जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी, वो हो रही थी पहले 1990s में। अब क्या हो रहा है, अब साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी बढ़ रही है, जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है, उसमें भी हम बेटर करें। दिस वाज ऑल इन योर चैप्टर। सो यहाँ पर चैप्टर 6 खत्म होता है। देयर आर 2 चैप्टर्स लेफ्ट, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, वो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। सो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो मुझको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भेजो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हमारे बेल आइकन को दबाओ भाई, जितना तुम उसको चलाओगे उतना ही ये बेटर होगा। थोड़े अभी इश्यूज चल रहे हैं, आई विल सॉल्व देम। हम चाहते हैं एजुकेशन हमारे देश की बेटर हो, लिटरेसी रेट हमारा बेटर हो, उसके लिए हम आपसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रीड योर चैप्टर्स, कीप स्टडिंग, ध्यान रखो, थैंक यू।